नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर, ब्लॉक कछौना, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं, विज्ञान कक्षा 6 पाठ 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, इस पाठ पे हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे पाठ को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, और अंत में हम अभ्यास प्रश्न के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट वर्क तक पूरा करवाएंगे। तो अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक पहुंच सके और उनका कुछ लाभ हो सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं। विज्ञान कक्षा 6 पाठ 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। पाठ के उद्देश्य 3 हैं। पहला, परिवर्तनों के प्रकार। दूसरा, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। और तीसरा है परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। तो एक एक करके इन तीनों उद्देश्यों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले परिवर्तन किसे कहते हैं। उद्देश्य 1, परिवर्तनों के प्रकार। तो परिवर्तन की परिभाषा जानने से पहले हमें अपने चारों ओर जो बदलाव होते हैं, जिनको हम दैनिक जीवन में देखते हैं, उन पे एक नज़र डालते हैं। जैसे पौधों का उगना, पत्तियों का रंग बदलना, सूख जाना, पीली पड़ जाना, के बाद पतझड़ हो जाना, फूल का खिलना, मुरझाना, फल का पकना, पेड़ों से गिरना, मौसम का बदलना, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, भूकंप आना, तूफान आना, आंधी आना। तो ये सब क्या है? ये सब स्वतः होती हैं, अपने आप ये क्रियाएं होती हैं, बदलाव होते हैं। इसके अलावा हम लोग घरों में देखते हैं, जैसे गैस के चूल्हे को जलाना, दूध से पनीर बनाना, धूप बत्तियों मोमबत्ती को जलाना, दीपावली में पटाखे फुलझड़ी जलाना। तो ये सब मनुष्य द्वारा बनाई गई क्रियाएं हैं जिनके द्वारा ये बदलाव होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस तरीके से बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन हम लोग देखते हैं। जैसे दूध से दही, पनीर बनना, फूल का मुरझाना आदि, ये सब क्रिया हम लोग देखते हैं। कुछ वस्तुओं में रंग और गंध में बदलाव होता है तो कुछ में आकृति बदल जाती है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं, परिवर्तन की अगर परिभाषा दें तो वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग परिवर्तन की परिभाषा बना सकते हैं। परिवर्तनों के प्रकार। तो इस पाठ में 8 प्रकार के परिवर्तन हमारे दिए हुए हैं। तो एक बार हम उन 8 प्रकार के परिवर्तनों को यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद एक एक करके उनको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला परिवर्तन है मंद एवं तीव्र परिवर्तन। दूसरा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तीसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। चौथा है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। पांचवा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। छठा है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। और सातवां है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। और अंत में है 8वां जटिल परिवर्तन। तो ये हमारे 8 तरह के परिवर्तन इसमें हैं, जिनको हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला परिवर्तन है मंद एवं तीव्र परिवर्तन। धीमी गति या मंद गति से होने वाले परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाते हैं, जबकि तेज गति से होने वाले परिवर्तन तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं, एक नवजात शिशु धीरे धीरे उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। वो बालक, वयस्क और फिर वृद्धावस्था में परिवर्तित होता है। दूध से दही का बनना, इसको हम लोग काफ़ी समय के लिए रखते हैं, तब जाके हमारा दूध से दही बनता है।
इसी तरीके से नाखूनों का बढ़ना, हमारे शरीर में बालों का बढ़ना, और आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाती है अगर आप उस पर कोई लेप या पेंट या तारपीन नहीं लगाते हैं। तो ये सारे हमारे मंद परिवर्तन है, बहुत धीमी गति से होने वाले परिवर्तन हैं। अब आप देखिए, माचिस से आग जलाना या कहीं पे आग लग जाना, कभी कभी देखते हैं अचानक से गांव में या कहीं पे आग लग जाती है। गुब्बारा फूटना, हम लोगों ने गुब्बारा फुलाया तो उसमें अगर ज़रा से भी कहीं पिन लग जाता है तो अचानक से फूट जाता है। तो ये सारे जो परिवर्तन हैं जो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, गुब्बारा फूटना, आग लगना, माचिस का जलाना, तो ये हमारे हैं तीव्र परिवर्तन। जबकि बालक का बड़ा होना, नाखूनों का बड़ा होना, बालों का बड़ा होना, दूध से दही का बनना, इनमें सब में समय लग रहा है। तो जहाँ पे समय लगता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं मंद परिवर्तन। हमने मंद व तीव्र परिवर्तन पढ़ लिया। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस तालिका में कुछ परिवर्तन दिए हुए हैं, इनके आगे आपको परिवर्तन का नाम लिखना है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का पिघलना, दीपावली में पटाखों का जलना, गुब्बारे का फूटना। तो इनके आगे आप नोट करिए कौन सा परिवर्तन हो रहा है, मंद परिवर्तन हो रहा है या तीव्र परिवर्तन हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दूसरा परिवर्तन है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। क्या होता है इसको समझते हैं। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, जबकि अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण देखें, खाना पकाना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही और दूध से पनीर बनना, कुछ हमारे ये उपयोगी परिवर्तन है। जबकि रोटी में फफूंद लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना आदि ये हमारे अनुपयोगी या हानिकारक परिवर्तन हैं। इनको हम लोग अनुपयोगी परिवर्तन कहते हैं। तीसरा परिवर्तन है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना, ये सभी हमारे नियमित परिवर्तन हैं। सर्दी नियमित समय पे आती है, गर्मी नियमित समय पे आती है, बरसात हमारे यहाँ नियमित समय पे होती है। इसी के आधार पे हमारे यहाँ ऋतुओं का विभाजन है। इसी तरीके से दिन और रात का होना, चंद्रमा का घटना और बढ़ना, सूरज के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना, तो ये सब क्या है, ये सब एक नियमित परिवर्तन है, हमेशा होते रहते हैं, निश्चित समय पे होते रहते हैं। वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे वर्षा का होना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि का आना, ज्वालामुखी का फूटना आदि अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं, क्योंकि इनके होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, इसलिए इनको हम लोग अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, नियमित और अनियमित परिवर्तन समझ में आया। चौथा परिवर्तन है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसको हम लोग उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। यानी कि इसको समझते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना। दूसरी तरफ
ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना आदि, ये सभी अप्रत्यावर्तित परिवर्तन के उदाहरण हैं। पांचवा परिवर्तन है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ये सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन है क्योंकि इसको आप लोग आगे हाई स्कूल इंटर पे भी पढ़ेंगे। तो ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। जैसे नमक व चीनी के घोल से नमक या चीनी को पुनः प्राप्त करना, मोम का पिघलकर पुनः ठोस की अवस्था में आना, ये सभी हमारे भौतिक परिवर्तन हैं। भौतिक परिवर्तन को हम लोग इस चित्र के माध्यम से प्रयोग द्वारा भी सीख सकते हैं। एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेके उसमें नमक मिलाएं और उसका अच्छे से घोल बना लें। तो ये हमारा नमक और पानी मिल जाने के बाद उसको अब हम एक बीकर में या किसी बर्तन में उसको गर्म करते हैं। काफ़ी देर तक गर्म करने के बाद हमारा जो जल होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, जबकि हमारा उस बर्तन की तली में सफ़ेद सफ़ेद नमक हमें प्राप्त हो जाता है क्रिस्टल के रूप में। इसी तरीके से हम लोग चीनी के घोल से चीनी को भी अलग कर सकते हैं। तो देखा, पानी और नमक के घोल को हमने पुनः अलग कर लिया, हमें नमक फिर से प्राप्त हो गया। इसी तरीके से मोम है, तो मोम को एक प्याली में गर्म करिए। गर्म करने के बाद वो लिक्विड बन जाती, द्रव बन जाता है। लेकिन अगर हम उसी को थोड़ी देर ठंडा कर दें तो हमारा पुनः जैसा मोम था वैसा ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ बच्चों मोमबत्ती की बात नहीं हो रही है, मोम की बात हो रही है। मोमबत्ती और मोम में अंतर है। तो मोम जो मोम होता है उसकी बात हो रही है। मोमबत्ती में एक धागे को डाल के उसका एक रूप परिवर्तित करके मोमबत्ती बनाई जाती है, जिसको जलाने के बाद हम पुनः नहीं जला सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मोम की बात हो रही है, जिसको हम लोग गर्म करके द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं और ठंडा करके पुनः ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारा मोम और पानी और नमक का जो विलयन है, ये हमारे सारे भौतिक परिवर्तन हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थ को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कागज़ के टुकड़े को जलाना, कागज़ को फाड़ना, चावल को पकाना, मोमबत्ती को जलाना, लकड़ी के टुकड़े को जलाना। तो ये सारे हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी को जलाने के बाद उसका कोयला प्राप्त हो जाता है, लकड़ी पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है। यही हाल कागज़ को जलाने पे होता है, कागज़ को जलाने के बाद उसकी राख प्राप्त होती है, पुनः कागज़ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और यही हम लोग देख सकते हैं मोमबत्ती के उसमें भी केस में, मोमबत्ती को जलाने के बाद हमें पुनः मोमबत्ती प्राप्त नहीं होती है। मोम और मोमबत्ती में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चों हो सकता है, तो इसको दूर कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। संक्षेप में भौतिक परिवर्तन में आयतन व आकृति में परिवर्तन होता है, जबकि गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें गलना, जमना, वाष्पन तथा द्रवण जैसी क्रियाएं होती हैं। रासायनिक परिवर्तन में आकृति, आयतन के साथ गुण में भी परिवर्तन हो जाता है। इसमें मुख्यतः जलना, जंग लगना, किण्वन, संयोजी अभिक्रियाएं आदि शामिल होती हैं। और दोनों में मुख्यतः अंतर एक यह है
कि रासायनिक परिवर्तन में हम पुनः वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि भौतिक में हम पुनः अपनी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें बच्चों, ताकि आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर कर सकें। अगला परिवर्तन है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो स्वतः होते हैं, प्राकृतिक या मौसम के कारण, इनको हम लोग प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिन रात का होना, वर्षा, आंधी, तूफान, मौसम बदलना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप आना, ये सब हमारे प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जो हम अपने चारों तरफ सदैव देखते रहते हैं। दूसरी तरफ मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, घर बनाना, दूध से दही बनाना, घी, मक्खन, क्रीम बनाना आदि, ये सभी हमारे कृत्रिम परिवर्तन के उदाहरण हैं, जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते रहते हैं। सातवां परिवर्तन है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी, तूफान आदि का आना हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, तो ये अनियंत्रित परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण रहता है, वो नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बिजली के पंखे को ऑन ऑफ करना, टीवी, फ्रिज, कूलर, कार, बाइक, बस, इन सभी को चलाना, बंद करना, यह सब हमारे नियंत्रण में रहता है। अतः यह सभी नियंत्रित परिवर्तन के उदाहरण हैं। अंतिम परिवर्तन है आठवां जटिल परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, उनको हम जटिल परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोल, डीजल प्राप्त करने की प्रक्रिया। ऐसे ही हमारे शरीर में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि की भी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग जटिल परिवर्तन कह सकते हैं। कोयला, खनिज, पेट्रोल, ये सब हमें खानों से प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे धंस कर दब गए। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे उन जंगलों के वनस्पतिक पदार्थ जैसे पौधों के तने आदि के जंगल पत्थर के कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार समुद्र की गहराई में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब पर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वास्तव में ये बड़े लंबे समय और जटिल क्रियाओं के उपरांत हमको पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि हमें प्राप्त होता है। तो इन परिवर्तन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा इनकी प्रक्रिया जटिल होती है, इसीलिए इनको जटिल परिवर्तन कहा जाता है। उद्देश्य 2, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होने वाले परिवर्तन को आपसी क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा, ऑक्सीजन और नमी एक दूसरे के संपर्क में आने पर लोहे में जंग लग जाती है। वैसे ही पेंसिल और ब्लेड एक दूसरे के संपर्क में आने पे जिस तरह से पेंसिल नुकीला हो जाता है, उसी तरीके से दूसरी तरफ
ब्लेड भी कुंद हो जाता है, यानी ब्लेड का धार भी कम हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जब कोई दो या दो अधिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी को हम लोग आपसी क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। उद्देश्य 3, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अल्कोहल हथेली पर रखने पर वह शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। फोटो फिल्म पर प्रकाश पड़ने से फोटो नष्ट हो जाता है, इसीलिए कैमरे की रील को प्रकाश में नहीं खोलते हैं। सौर प्रकाश की ऊष्मा से जल का वाष्पन हो जाता है। इस तरीके से साइकिल का पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है। स्प्रिंग को दोनों हाथ से पकड़कर खींचने पर आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इसमें पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम एक हैंड लेंस को सूर्य प्रकाश के सामने रखते हैं तो हैंड लेंस को ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें, कागज गर्म होकर जलने लगता है। यह परिवर्तन सौर ऊर्जा के कारण हो। बादलों की तेज गड़गड़ाहट और पटाखों की ध्वनि से कभी खिड़की और दरवाजे की खटखटाहट और शीशे चटकने का भी अनुभव किया जाता है। यह ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। धातुओं की वस्तुओं को आकार और आकृति देने के लिए भी धातुओं पर आघात किया जाता है। जैसे लोहे को पीट कर खुरपी, हंसिया, छेनी बनाई जाती है। इस तरह आघात पहुंचाने पर कुछ परिवर्तन होते हैं। ऐसे ही कुछ आलपिनों को लेकर चुंबक छड़ के साथ रख देते हैं तो आलपिनों में चुंबक चिपक जाती हैं और उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन में चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा द्वारा अनेक परिवर्तन होते हैं। इसी के साथ हमारा ये अभ्यास कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न जल्दी से देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 उत्तर आपके रहेंगे, इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थों के कणों में परिवर्तन होता है, नंबर 1। दूसरा, पदार्थों के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, नया पदार्थ बन जाता है। चौथा, कोई पदार्थ नहीं बनता है। तो इन 4 ऑप्शंस में सही उत्तर छांटिए। तो इसका सही उत्तर है सेकंड, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न खा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? 4 ऑप्शन है। पहला, दूध का फटना। दूसरा, मोम का पिघलना। तीसरा, मोमबत्ती का जलना। चौथा, सब्जी का पकना। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था में पुनः वापस आ जाए। तो इसमें मोम का पिघलना, मोम को अगर हम पिघलाएंगे और उसको पूरे ठंडा करेंगे तो फिर से मोम प्राप्त हो जाएगा। जबकि मोमबत्ती में हम लोग कंफ्यूज यहाँ पे ना हो, क्योंकि मोमबत्ती जिसमें धागा पड़ा होता है, जिसको रात में जलाते हैं, वो मोमबत्ती पुनः मोमबत्ती में परिवर्तित नहीं होती है, जबकि मोम हमारा पुनः परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, मोम का पिघलना। गा, ज्वालामुखी का फूटना। पहला, मंद परिवर्तन। दूसरा, अनुकूल परिवर्तन। तीसरा, प्रत्यावर्तित परिवर्तन। चौथा, अनियमित परिवर्तन। तो ज्वालामुखी का फूटना सही उत्तर है अनियमित परिवर्तन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिए। खाली जगह भरने हैं। पहला है, गिलास का टूटना खाली जगह परिवर्तन है। दूसरा है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के खाली जगह गुण बदल जाते हैं। तीसरा, जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे खाली जगह परिवर्तन कहते हैं। चौथा, घड़ी के पेंडुलम का दोलन खाली जगह परिवर्तन है। तो इन चारों के उत्तर हम यहाँ पे दे रहे हैं। पहला का उत्तर है तीव्र, दूसरे में रूप, तीसरे में नियंत्रित और चौथे में नियमित परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सही अथवा गलत का निशान लगाना है। पहला है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच
पारस्परिक क्रिया होती है। तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये भी सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। तो चावल का पकना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में वापस हम पुनः अपने पदार्थ को पा लेते हैं, जिसमें हम चावल नहीं पा सकते हैं। तो तीसरा ये हमारा गलत हुआ। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है का परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मंद व तीव्र परिवर्तन, दूसरा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, चौथा प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, पांचवा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, छठा प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक परिवर्तन, चौथा नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और आठवां है जटिल परिवर्तन। अगला प्रश्न है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदलता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे चीनी और पानी के घोल का शरबत, मोम का गर्म करना, यह दोनों भौतिक परिवर्तन है, जबकि दूध से दही का बनना और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो दो उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच में अंतर को समझाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो इसका उत्तर है अल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है, और दूसरा सौर प्रकाश की ऊष्मा से जल का वाष्पन हो जाता है। तो इस तरीके से ये दो परिवर्तन हम देख सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क। एक प्याली में नींबू या प्याज का रस लें। एक तिनके को रस में डुबोकर एक सादे कागज पर अपना नाम लिखें। कागज को सुखा लें। अब उसको आग या पानी में डुबोएं। क्या होता है अवलोकन करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।